अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है जी IMF एंड पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे अगर ऐसे में ये आता है सवाल तो हम तब भी कवर कर सकें, करंट अफेयर में आता है तब भी कवर कर सकें, पाकिस्तान अफेयर में आता है तो तब भी कवर कर सकें। तो सबसे पहले हम लेक्चर की आउटलाइन देख लें कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि IMF क्या है, ओरिजिन ऑफ IMF क्या है, कि IMF बनी कब। इसके बाद फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे कि इसके कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसने किस किस को लोन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF पढ़ेंगे कि इसका मकसद क्या है, IMF का एक्चुअल में एम क्या है, पर्पस क्या है। तो नीचे हम 6 डिस्कस करेंगे जो कि मेंशन है, आप देख लीजिएगा, हम आगे जाके जब पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ IMF का फंक्शन देखेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द IMF की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है, मैनेजमेंट किस तरह होती है, वो देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हाउ IMF हेल्प मेंबर कंट्रीज, ये अपने मेंबर कंट्रीज़ की किस तरह से हेल्प करता है। इसके बाद इसका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द IMF है वो देखेंगे। फिर पाकिस्तान का IMF के साथ क्या रिश्ता है वो देखेंगे। पाकिस्तान ने IMF से कितनी दफ़ा लोन लिया, पाकिस्तान लोन हिस्ट्री देखेंगे, कितनी दफ़ा लिया, किस किस ने लिया और कितना कितना लिया, ये सारी चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। देन हम देखेंगे कि पाकिस्तान IMF से छुटकारा किस तरह पा सकता है, हाउ टू से गुड बाय टू IMF, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ लाई जाएँ जिससे पाकिस्तान का IMF से छुटकारा मिल जाए पाकिस्तान को। उसके बाद जो रिसेंटली जो हमारे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर, जिनका नाम है जी मिफ्ता इस्माइल, हम वो देखेंगे कि मिफ्ता इस्माइल ने IMF के साथ क्या क्या डील्स की। इसके बाद डार सेज मैटर्स रिगार्डिंग IMF 9th रिव्यू कंप्लीटेड। तो जो इसाक डार साहब हैं उनका देखेंगे कि उसने एक दफ़ा तो IMF को ना कर दी थी, उसने कहा जी IMF ना भी हो तो हम पाकिस्तान चला लेंगे। उसके बाद IMF ने कुछ कंडीशंस बताई हुई थी कि आप ये हमारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर दें, हम आपको लोन दे देंगे, क्योंकि पाकिस्तान आज के दौर में आपको पता है कि दिवालिया हो चुका है, ठीक है। पाकिस्तान के अपने कुछ भी नहीं है, दिवालिया होने के कह लें कि करीब ही था कि हमें चाइना और सऊदी अरेबिया और UAE से कुछ लोन मिल गया, और कुछ उनका लोन हमारे पास पहले से मौजूद था, उन्होंने उनकी डेट क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी। तो IMF ने जो कंडीशंस लगाई थी कि भाई आप ये कंडीशंस पूरी कर दें, तो डॉक्टर साहब कहते हैं जी हमने उन कंडीशंस को फुलफ़िल कर दिया और उसका जो 9th रिव्यू था वो कंप्लीट कर दिया हमने। खैर इसे डिटेल से हम स्लाइड्स में देखेंगे कि इससे पहले कितने रिव्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं, अभी कितने बाकी हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि IMF क्या है। IMF इसका जो एब्रीवेशन है वो है जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद इसके कितने कंट्रीज़ हैं, वो 189 कंट्रीज़ हैं। कुछ स्लाइड्स में आपको 190 भी मिलेंगे और कुछ 189 भी मिलेंगे। IMF की वेबसाइट से देखा जाए तो वो कहता है जी 189 ही कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो स्लाइड्स आजकल की ट्यूशन अकेडमीज़ में पढ़ाई जाती हैं उसमें 190 आता है। तो यहाँ पे IMF ये है कि IMF इसलिए बनाई गई ताकि जो मुल्क ट्रेड नहीं कर सकते उन्हें ट्रेड की फैसिलिटीज़ दी जाए, जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है उन्हें वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ दी जाए। इसके अलावा जो दुनिया के अंदर गुर्बत है, पॉवर्टी है, वो ख़त्म की जाए बाय गिविंग लोन, ठीक है। इसके बाद ये जो IMF है ये 1945 में बनी इन वाशिंगटन। ये किसने रिकमेंडेशन दी थी, किसने कहा था कि भाई IMF एक ऐसा अदारा होना चाहिए जो दुनिया को लोन दे ताकि दुनिया के बाकी कंट्रीज़ की भी हालत बेहतर हो सके। तो ये ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बताया गया था या ब्रिटन वुड्स ने रिकमेंडेशन दी थी। तो आप देख लें कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके 189 कंट्रीज़ जिसकी मेंबरशिप रखते हों तो उसको ग्लोबल कहना किसी तरह का उसमें कोई हर्ज नहीं है हमें, कि भाई हम उसको एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। सबसे सस्टेनेबल, सबसे स्टैंडर्ड मॉडरेट टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं उसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं जी। अच्छा ये देखते हैं ओरिजिन ऑफ IMF, कि IMF बनाई ही क्यों गई, ऐसी क्या वजूहात पेश आई कि IMF का बनना लाजिम हो गया। तो इसका प्रीवियस डेट्स देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। अगर आपने अमेरिकन या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता लग जाएगा कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था। खैर मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। हुआ यह था कि 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई थी। तो जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुई थी तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था, हिस्सा लिया था। तो जब डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसमें हिस्सा लिया तो एक दूसरे की मिलिट्री
लोग काफ़ी और जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुके थे, ठीक है। जब वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुके थे तो अब उन्हें एक नया मॉनेटरी सिस्टम चाहिए था जो कि कंट्रीज़ की हालत को बेहतर कर सके, जैसे कि यूके हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, अमेरिका के अपने कई फौजी मारे गए, सोल्जर्स मारे गए इससे। तो कंट्रीज़ ने अपनी हालत को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ किया। और दूसरा ये कि ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अमेरिका से असलहा और लोग और डिफरेंट तरह की वारशिप्स क्या ली हुई थी, उधार पे ली हुई थी, और वो उधार चुका ना पाए। जब वो उधार चुका ना पाए, और दूसरा एक और वजह ये थी कि अमेरिका के अंदर लोगों ने स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया था। सिर्फ वो जो यूएस का यूएस स्ट्रीट वॉल है उसने प्रिडिक्शन की, उसने पेशन गोई की कि भाई जो कोई स्टॉक मार्केट में स्पेंड करेगा उसको डबल मिलेगा। तो जब लोगों ने सुना कि भाई ये जो यूएस स्ट्रीट वॉल है का जर्नल है, ये इसकी जो प्रिडिक्शन होती है वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है, लोगों ने स्पेंड करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने स्पेंड करना शुरू कर दिया तो फिर हुआ ये कि लोगों के पास खाने को पैसे ना बचे, क्योंकि सारा का सारा उन्होंने कुछ लोन लेके अपने घर बेच के जायदादें बेच के स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स बाय कर लिए। तो एट द एंड जो दूसरे कंट्रीज़ ने अमेरिका से लोन लिया हुआ था वो वापस ही नहीं कर सकते थे। वो कहते हैं हमारी हालत ही ऐसी है कि भाई हमारी अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। तो एट द एंड फिर स्टॉक मार्केट क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर फिर आता है जी ब्लैक ट्यूसडे आता है, ब्लैक थर्सडे आता है। अमेरिका के अंदर स्टॉक मार्केट के जितने भी शेयर्स हैं वो बेच दिए जाते हैं, जितने में खरीदे उससे भी कम कीमत में बेच दिए जाते हैं। खैर ये सारी हिस्ट्री थी। उसके बाद उन्हें एक ऐसा अदारा चाहिए था कि जो अदारा अगर कोई दुनिया के अंदर क्राइसिस आता है तो उस क्राइसिस में वो रिस्पॉन्ड कर सके, वो हेल्प कर सके। तो फिर 1944 जुलाई में ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर 44 नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज़, अब ये नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ क्या होता है, ऐसे कंट्रीज़ जो कैपिटल सिस्टम पे बिलोंग करते हैं या उन पे ट्रस्ट करते हैं। दुनिया के अंदर दो तरह के कंट्री यानी कि पार्टीशन है, डिवीजन है, एक है कम्युनिस्ट और एक है कैपिटलिस्टिक। कम्युनिस्ट के अंदर चाइना आता है, रशिया आता है, ठीक है, और कैपिटलिज्म में पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, यूके, ये सारे कैपिटलिज्म में आते हैं। अभी यहाँ पे ये बताना तो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ इनकी क्या पॉलिसीज़ होती हैं, कैपिटल को फॉलो करते हैं उनकी क्या पॉलिसीज़ होती हैं, वो थोड़ा सा हमारा लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा। खैर रीजन ऑफ आईएमएफ में आपको समझ आ गया कि 1944 में ये ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई और 1945 में ये बन जाती है आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक चैरिटी बेस होती है, ठीक है। इसके मेंबर कंट्रीज़ इसको पैसे देते हैं और ये फिर अपने ही मेंबर कंट्रीज़ में लोन दे देती है, ठीक है, एक से पकड़े दूसरे को दे दिए, ठीक है। इस तरह से ये अपना काम चलाती है। खैर बाकी जो इसका काम है वो आगे जाके हम देखते हैं। ओरिजिन ऑफ आईएमएफ आपको समझ आ गया होगा। आईएमएफ के फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर आईएमएफ। आईएमएफ के अंदर इस वक्त कितने कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे देखें 190 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो एक न्यू शामिल हो गया होगा। इसके बाद है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ। ये भी आपका सवाल है कि भाई आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद है। इसके बाद है हाउ मच मनी डज द आईएमएफ हैव टू लेंड। आईएमएफ के आप यानी कि कितनी मनी ले सकते हैं या आईएमएफ कितना कर्जा दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो यूएस का 1 ट्रिलियन है, ठीक है। वैसे ये यूएस डॉलर में नहीं देता, इसकी एक अपनी करेंसी है जो कि ऑनलाइन करेंसी है जो कि फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, वो है जी एसडीआर। इसके बाद है जी वेयर डज द आईएमएफ गेट्स इट्स मनी। आईएमएफ पैसे कहाँ से लेता है, तो ये जो आईएमएफ है ये पैसे अपने मेंबर कंट्रीज़ से ही लेता है और दूसरे कई कंट्रीज़ इसको अपने तौर पे ही चैरिटी करते हैं। इसके बाद है जी हाउ मेनी पीपल वर्क एट द आईएमएफ। आईएमएफ के अंदर कितने लोग काम करते हैं, तो तकरीबन 3000 के करीब लोग या स्टाफ है इसका अपना आईएमएफ का, जो कि 150 कंट्रीज से है, ठीक है। हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट द आईएमएफ। आईएमएफ को सबसे ज़्यादा पैसे कौन देता है जी, एक अमेरिका हो गया, जापान, फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली। ये अमेरिका के बड़े सप्लायर हैं, ये बड़े लोग हैं, ये आईएमएफ को सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। और आईएमएफ सबसे ज़्यादा स्पेंड कहाँ पे करता है जी, पाकिस्तान पे और अफ्रीका पे। इसके बाद है जी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का एम क्या है, मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो देखते हैं जी। तो आईएमएफ का जो आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट है उसका आर्टिकल 1 में 6 पर्पस लिखे हुए हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले है जी प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसमें यह है कि दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं या जो इसके मेंबरशिप जिन्होंने इसकी मेंबरशिप ली हुई है
वो सारे के सारे इसमें क्या करते हैं, इसको चैरिटी देते भी हैं और इसे चैरिटी लेते भी हैं। वो अलग बात है कि अफ्रीका पे ज़्यादा ये स्पेंड करता है और पाकिस्तान पे ज़्यादा स्पेंड करता है जी। दूसरा ये कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आपस में कोऑपरेट करती है, एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। वो इस कोऑपरेशन को इस मिलन जुलन को क्या करती है जी, प्रमोट करती है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है वो हमारे पास है, फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसकी ग्रोथ हो सके और ये एक बैलेंस्ड रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि ट्रेड में कुछ कंट्रीज़ कुछ ज़्यादा ही डीप में चले जाएँ और कुछ कंट्रीज़ ज़्यादा ही अपवर्ड चले जाएँ, जो कि अब तक जा चुके हैं, जैसे कि चाइना, अमेरिका जा चुका है और इंडिया भी किसी हद तक जा चुका है। पाकिस्तान इनके सामने आपको पता है कुछ भी नहीं, इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो आईएमएफ यही चाहता है कि कंट्रीज़ जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएँ, ताकि लोग अच्छी तरह का इनकम हासिल करके अपनी जो गुज़र बसर है ईज़िली कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ में तीसरा ये है, प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी। तो इसमें आईएमएफ का पर्पस एक और भी ये है कि कंट्रीज़ की आपस में स्टेबिलिटी पैदा की जाए, ठीक है। कंपटीशन पैदा ना किया जाए, बल्कि एक दूसरे की जो असल मकसद है कंट्रीज़ का आपस में मिलन जुलन का, वो ये है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। अगर एक कंट्री में किसी चीज़ की किल्लत है तो दूसरा कंट्री उसे लोन पे प्रोवाइड करे या उसे एड दे दे। या जैसे कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड आया था तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से कितना ज़्यादा एड मिली थी, ठीक है। और आईएमएफ से सबसे ज़्यादा मिली, हमें वर्ल्ड बैंक से मिली, अमेरिका से मिली, क्योंकि ये सारे उनके मेंबर्स हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 है जी, असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स। आपको पता है कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की नीड्स को देख लिया जाए तो पाकिस्तान की नीड्स को आईएमएफ तो फुलफ़िल कर ही सकती है, लेकिन कोई नेबर कंट्री अकेला नहीं फुलफ़िल कर सकता। यानी कि चाइना हमें इतना ज़्यादा लोन नहीं दे सकता कि हम उस पर 5 साल या 3 साल गुजारा कर सकें। ना इंडिया दे सकता है, इंडिया के साथ तो वैसे इख्तलाफात हैं, ना सऊदी अरेबिया दे सकता है, ना यूएई, ना अकेला अमेरिका इतना दे सकता है। तो वो फिर क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी जो कंट्रीब्यूशन होती है वो आईएमएफ को देते हैं और आईएमएफ एक ही दफ़ा हमें क्या कर देता है जी, एज अ लोन दे देता है। तो मल्टीलेटरल और बायलेटरल का मतलब ये होता है कि हमें 2 कंट्रीज़ ने आपस में मुआहदा किया, यानी कि एक कंट्री ने लोन दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो उनका आपस में जो भी समझौता हुआ वो बायलेटरल कहलाता है। लेकिन मल्टीलेटरल सिस्टम का मतलब ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने आईएमएफ को दिया और आईएमएफ ने एक कंट्री को दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान। इसके बाद आईएमएफ का जो 5वां ऑब्जेक्टिव है वो है जी, मेक इट्स जर्नल रिसोर्सेज अवेलेबल टू इट्स मेंबर्स, एक्सपीरियंसेस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफ़िकल्टीज अंडर एडिकेट सेफगार्ड। तो ऐसा नहीं है कि भाई आईएमएफ बगैर सोचे समझे किसी कंट्री को लोन दे दे। वो सबसे पहले देखता है कि क्या ये कंट्री हमें वापस भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, फिर वो उस लिहाज से पैसे देता है, ठीक है। एडिकेट, वो आपस में पहले कुछ रिकमेंडेशन देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि भाई अगर आप इन पे पूरा उतरोगे आप किस तरह से हमें वापस करोगे, देन आईएमएफ देता है, ठीक है। तो आईएमएफ उनके साथ पूरा अगर एक कंट्री को नहीं समझ आ रहा कि हम किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं या जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, उनसे किस तरह से अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आईएमएफ का अदारा आपको प्रॉपर एक सिस्टम बना के देता है कि अगर आप फ्यूल की प्राइसेस को हाई कर दें, ठीक है, अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्राइसेस को हाई कर दें, वो पूरा पॉइंट्स में बताता है, परसेंटेज में बताता है कि इतनी हाई की जाए तो आप हमें इतना कर्ज़ा इतनी देर में वापस कर सकते हैं और अगर आप ये करेंगे तो हम आपको इतना लोन दे देंगे। और सबसे बड़ी बात, आईएमएफ ऐसे तो नहीं करता कि आपको 5 रुपये आईएमएफ ने दिए और उसने वापस भी 5 लेना है, फिर हमने किस्तों में देने होते हैं। हम किस्तों में जब देते हैं तो फिर जो 5 रुपये के हमने तकरीबन 15 रुपये वापस देने पड़ते हैं हमें, ठीक है, क्योंकि हमने देने होते हैं वापस 2-2 रुपये करके, 1.5-1.5 रुपये करके या 1-1 रुपये करके। इसके बाद हमारे पास नंबर 6 है जी, शॉर्टन द ड्यूरेशन एंड लेसन द डिग्री ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ मेंबर्स। तो आईएमएफ जो लोन देता है वो लंबे अरसे के लिए नहीं देता, वो छोटे अरसे के लिए लेता है। छोटा अरसा यानी कि आप कह लें 5 साल, 4 साल, 3 साल के लिए। इसके बाद है जी फंक्शंस ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ के फंक्शंस क्या क्या हैं वो देखते हैं जी। तो आईएमएफ का जो मेन फंक्शन है या प्रिंसिपल है वो ये है कि जो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की क्या करता है, सुपरविजन करता है। मतलब कि ये जो अदारा है उसकी सुपरविजन करता है, वो देखता है कि किस किस कंट्रीज़ को कितना कितना लोन दिया है, कितना कितना दिया जा सकता है।
हमारे पास कितने पैसे हैं, कितना कितना कब कब वापस लेना है, तो ये सारे उसके फंक्शंस में शामिल है। और एक बात याद रखें कि आईएमएफ कभी भी कर्ज़ा इकट्ठा नहीं देता। आईएमएफ के साथ अगर डील हो जाए 10 रुपये की, तो वो भी 2-2 3-3 रुपये करके ही देता है। वो सारे के सारे पैसे एक ही दफ़ा नहीं देता। वो अपनी रिकमेंडेशंस बताता जाता है कि भाई इस तरह इम्प्लीमेंट करो, और वो कर्ज़ा देता जाता है और साथ साथ वो वापस भी लेता रहता है। दूसरा वो ये देखता है कि इनका एक्सचेंज रेट्स क्या है। वो जो वापस लोन लेता है वो डॉलर की सूरत में लेता है, लेकिन जब वो पैसे देता है तो एसडीआर, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है, उसकी सूरत में देता है। ठीक है। अगर हम आईएमएफ के फंक्शंस को डिवाइड करें तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकते हैं। आईएमएफ का एक रेगुलेटरी फंक्शन है, एक फाइनेंशियल फंक्शन है, और तीसरा है जी कंसल्टेटिव फंक्शन है। ठीक है। रेगुलेटरी सिस्टम का की अपनी वर्किंग है, फाइनेंशियल सिस्टम की अपनी वर्किंग है, और कंसल्टेटिव फंक्शंस की अपनी वर्किंग है जी। आप इस तरह समझ लें कि रेगुलेटरी फंक्शंस में वो कर्ज़ा देता है, फाइनेंशियल जो उसका सिस्टम है उसमें वो जिस जिस कंट्री को दिया होता है उससे सूद समेत वापस किस तरह लेने हैं, वो इस फाइनेंशियल सिस्टम में देखता है। कंसल्टेटिव में देखता है कि क्या ये हमारी आया शर्तों पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं है, कि और वो कंट्रीज़ के साथ मीटिंग्स वगैरह करता है, उसकी इकोनॉमी देखता है, उसके इंस्टीट्यूशंस अदारे वगैरह देखता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं आईएमएफ के, क्योंकि एक कंट्री नहीं है, 190 के करीब कंट्रीज़ हैं, तो सबको देखना होता है जी। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द आईएमएफ। अच्छा जी, आईएमएफ को चलाया किस तरह जा रहा है, आईएमएफ को रन किस तरह किया जा रहा है, आईएमएफ की मैनेजमेंट किस तरह की जा रही है। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह आईएमएफ को बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, इसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, इंटरनेशनल स्टाफ होता है। जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, पाकिस्तान को एक प्रेसिडेंट है, फिर पीएम है, और इसके अलावा पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इसके अलावा नेवी के स्टाफ्स हैं, इसके अलावा जो हमारी एयरफोर्स है उसका अलग से स्टाफ है, महकमा तलीम का एक मिनिस्टर बनाया हुआ है, क्लाइमेट का मिनिस्टर। तो ये डिफरेंट मिनिस्टर डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं। एट दी एंड इनके ऊपर जो देख रहा है वो प्राइम मिनिस्टर है, और उसके ऊपर कौन सा है जी, जो इस कंट्री का या स्टेट का हेड समझा जाता है, वो है जी प्रेसिडेंट। इसी तरह आईएमएफ की मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड आपको पता है कि सबसे ऊपर होता है। इसके बाद इसका इंटरनेशनल स्टाफ है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके मीटिंग्स वगैरह करता है जी। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि आईएमएफ मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प किस तरह करता है। कोई तो तरीका होगा, ऐसा कौन सा तरीका है कि जिस तरह वो मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प करता है जी। अब वो सब की हेल्प किस तरह करता है, तो सबसे पहले आईएमएफ से लोन लेने से पहले आपको जो कंट्री है उसको आईएमएफ की मेंबरशिप चाहिए होती है। मेंबरशिप किस तरह मिलती है, वो एक कागज़ देते हैं, जो कुछ पेजेस कुछ ड्राफ्ट देते हैं, उस पर आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं आपके कंट्री को। उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती हैं, कुछ पॉलिसीज़ लिखी होती हैं, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सेम एज इट इज़ जैसे कि आप किसी बैंक में किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए हायर होते हो, तो वो आपको कुछ पेजेस दे देते हैं कि भाई ये हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो हम भी आपको एक्सेप्ट करते हैं कि आप हमारे अदारे में आके सर्व कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा जो आईएमएफ है ऐसे कंट्रीज़ को लोन देना पसंद करता है जो जहाँ पे इनकम बहुत लो हो, जहाँ पे लो हो या मिडिल इनकम कंट्रीज़, तो उनको वो देता है। इसके अलावा वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ताकि वो इंटरनेशनल जो पेमेंट है उसको मीटअप कर सकें। अगर एट दी एंड कंट्री मीटअप ना कर सके तो कंट्री क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, जब कंट्री किसी से लिए हुए पैसे वापस ना कर सके। आपको यहाँ पे भी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जी। आपका कोई दोस्त हो, वो आपसे कर्जा मांगे, पैसे मांगे, तो वो आपसे पहले मांगेगा ही उतने वो जितने वो समझता हो कि आप उसको दे सकते हो, और आप भी उसको उतने दे दोगे जितने आप समझो कि वो वापस कर सकता है। आप एक फ़िक्स अमाउंट से ऊपर नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये मुझे वापस नहीं कर सकता। जब आप देखोगे कि उसका कारोबार अच्छा है, अब इसे ज़रूरत है, तो आप उसको, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको दे देते हो, फिर उससे फिर आप वापस लेते हो। लेकिन आईएमएफ ये है कि किस्तों में ही लेता है और किस्तों में ही देता है, बस ये थोड़ी सी चीज़ देखनी होती है जी। इसके अलावा आपका कोई गरीब दोस्त हो तो आप उसको अमाउंट दे देते हो, ठीक है, जिससे आपको पता होगा भाई शायद ये दे दे और हो सकता है ये ना भी दे। अगर आपने किसी ऐसे बंदे को कर्जा दिया और वो भाग गया, ठीक है, और जब वो पकड़ा जाता है फिर उसको पुलिस के हवाले किया जाता है, ऐसे मामला होते हैं। इसी तरह कंट्री जब पैसे वापस ना कर सके, ठीक है, तो उसे कहते हैं वो डिफ़ॉल्ट हो गया है, दिवालिया हो गया। फिर उसके साथ बाकी कंट्रीज़ लेन देन ख़त्म कर देते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला डिस्टर्ब हो जाता है, ख़ास तौर पे पेट्रोलियम का सिलसिला और बाकी मामलात ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर उस कंट्री के अंदर रेवोल्यूशन आ जाती है, ठीक है। इसके बाद देखें जी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द आईएमएफ। आईएमएफ का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है जी।
तो आईएमएफ अपने मेंबर कंट्रीज से पैसे किस तरह लेते हैं जी? दो तरीके हैं। या तो वो कहते हैं जी जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो इसका मेंबर बनना चाहता है, वो एक फ़िक्स टाइप की अमाउंट देगा जी, ठीक है। वो ईच कंट्री का डिफरेंट कोटा होता है कि जो जितना पे कर सकता है जी, ठीक है। जिस तरह मस्जिद की तमीर होती है तो मौलवी साहब कहते हैं जी, ऐलान होता है जी, भाई कौन कौन चंदा देगा, कुछ अपना नाम लिखवा देते हैं और कुछ जिसका हस्बे तौफीक होता है वो डाल देता है जी, ठीक है। फिर जब भी तब भी मस्जिद के अखराजात पूरे ना हो तो फिर वो कहीं से उधार ले लेते हैं ताकि बाद में चुकाए जा सके। इसी तरह जो आईएमएफ है, आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं वो एक फ़िक्स टाइप की अमाउंट उसे देते हैं, या जिसने उसकी मेंबरशिप ली होती है, सब्सक्रिप्शन की होती है, उसको फ़िक्स टाइप की अमाउंट देनी पड़ती है। दूसरा ये कि आईएमएफ वीक कंट्री से लोन लेता है, और आईएमएफ सिर्फ लोन देता नहीं है, लोन लेता भी है, ये भी बात याद रखें। अच्छा जी, अब स्टोरी देखते हैं पाकिस्तान और आईएमएफ की। पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ क्या रिश्ता है, कब से है, वो देखते हैं जी। तो पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। वो रिश्ता जो शुरू होता है वो 1950 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1947 में पाकिस्तान बनता है। आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के पास ना ऑफिशियल ऑफिस थे और ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई पायदार सिस्टम था। तो पाकिस्तान के पास एक ही हल था, वो था आईएमएफ को ज्वाइन करना। तो पाकिस्तान ने जब आईएमएफ को ज्वाइन किया तो पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे। तो पाकिस्तान ने उसके बाद उनसे कई तरह के लोन लिए। आज तक पाकिस्तान 22 दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुका है, और लास्ट टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट गई थी 2019 में आईएमएफ के पास। पाकिस्तान लोन हिस्ट्री। पाकिस्तान आईएमएफ के पास 22 दफ़ा जा चुका है। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो 22 दफ़ा जा चुका है, किस किस गवर्नमेंट में जा चुका है, वो डेट भी बताएंगे और कितना कितना लोन लिया और जाने की वजूहात क्या थी, वो सारा कुछ इसी लोन हिस्ट्री में देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान 8 दिसंबर 1958, या आप ऐसे कह सकते हैं जी 8 दिसंबर 1958 में आईएमएफ के पास गया। तो पाकिस्तान के जाने की वजह क्या थी? पाकिस्तान अभी नया नया बना था, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थे। 1956 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो टूट जाता है क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं होता, पाकिस्तान को रन करने के लिए इतने पैसे नहीं होते, तो पाकिस्तान के पास आईएमएफ के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तो तब आईएमएफ पाकिस्तान को $25 मिलियन के करीब पैसे देता है जी। उसके बाद पाकिस्तान 1965 में आईएमएफ के पास जाता है जी। तब आईएमएफ पाकिस्तान को तकरीबन $37 मिलियन के करीब पैसे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उस वक़्त आपको पता है कि जंग लड़ चुका था इंडिया से। तब पाकिस्तान के हालात अगेन कशीदा हो चुके थे, अगेन इकॉनमी हमारी गिर चुकी थी। हमने काफ़ी ज़्यादा जो पैसे थे, इन्वेस्टमेंट थी, वो 1965 की वार में लगा चुके थे। तो ऐसा समझे कि वार ने, वो जंग 1965 की जंग ने पाकिस्तान को तोड़ के रख दिया था। तो पाकिस्तान को दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत थी, तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो 1965 में आईएमएफ ने हमें फिर पैसे दिए। इसके बाद पाकिस्तान फिर आईएमएफ के पास जाता है 17 अक्टूबर 1968 में। तो तब हमें मिलते हैं $75 मिलियन। इस दफ़ा पाकिस्तान ये कहते हैं कि भाई मैंने बाहर से इंपोर्ट करवानी है बहुत ज़्यादा चीज़ें, हमारे पास खाने को कुछ नहीं, तो आप लिहाजा आप मुझे पैसे दें ताकि मैं अपने पैसे पे कर सकूं। इसके बाद 1971 में आपको पता है कि बांग्लादेश अलहदा हो गया। जब बांग्लादेश अलहदा हुआ तो पाकिस्तान के इंडिया के साथ जंग भी हुई थी। इसके अलावा पाकिस्तान के हालात फिर डाउन हो जाते हैं, फिर यहाँ पे बुरे हालात हो जाते हैं, क्योंकि जंग लड़ने से तो जंग लड़ने की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी शट डाउन हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो देन पाकिस्तान को फिर, और आपको पता है 1971 की वार पाकिस्तान इंडिया से हार भी गया था, जिसके नतीजे में बांग्लादेश अलहदा हुआ। तो पाकिस्तान को फिर $84 मिलियन 1972 में मिलते हैं। उसके बाद $75 मिलियन 1973 में मिलते हैं। उसके बाद फिर $75 मिलियन 1974 में मिलते हैं। मतलब कि 1972-3-4 में हमें 84 मिलियन, 75 मिलियन और फिर $75 मिलियन मिलता है, ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद की बात करें तो 1977 में पाकिस्तान आईएमएफ के पास फिर जाता है। आईएमएफ पाकिस्तान को $80 मिलियन देता है जी, जो कि पाकिस्तान कहता है जी भाई मुझे अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, और आईएमएफ दे देता है जी। फिर 3 साल बाद पाकिस्तान को जो लोन है अगेन मिलता है, जो कि इस दफ़ा काफ़ी भारी मिकदार में मिलता है। वो होता है जी $349 मिलियन, जो कि हमें 1980 में मिलता है जाके। फिर पाकिस्तान क्लेम करता है कि भाई हम तो रुल गए,
हमारे हालात बहुत बुरे हैं। हमने याद है, अमेरिका को याद दिलवाता है कि भाई हमने आपका कोल्ड वार में बहुत ज़्यादा साथ दिया, आपकी जो जंग थी सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका की, इसे ही कोल्ड वार कहते हैं। तो भाई हमने साथ दिया, उस साथ देने में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आप लिहाजा IMF से कहें हमें पैसे फिर दे दें। तो पाकिस्तान को तब 730 मिलियन डॉलर मिलते हैं जी। उसके बाद की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो आ जाती है 1988 में। बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट IMF के पास जाती है, तो हमें 194 मिलियन डॉलर के करीब मिलते हैं। और फिर हमें एक और मिलती है जी, 382 मिलियन डॉलर के करीब मिलते हैं, जो कि इन द शेप ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अच्छा, IMF के ना डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। पाकिस्तान ने जो चूज़ किया हुआ है वो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाला। सेम एज इट इज़ जैसे कि पाकिस्तान में बैंक से लोन मिलता है, आप कोई सोना गिरवी रखवा दें, चांदी गिरवी रखवा दें, घर गिरवी रखवा दें, कम लोन है तो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप उन्हें श्योरिटी देते हो, पिछले 6 मंथ की ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री दिखाते हो। ठीक है, डिफरेंट तरीके हैं लोन लेने के। इसी तरह IMF का लोन देने के भी डिफरेंट तरीके हैं। तो पाकिस्तान ने जो तरीका उनके साथ एडजस्ट किया हुआ है वो है जी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि आप हमें लोन देते रहेंगे और हम आहिस्ता आहिस्ता आपको वापस भी करते रहेंगे, सूद समेत। ठीक है, इस तरह जी। ये जो लोन था बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को मिला, ये 28 दिसंबर 1988 में मिला। उसके बाद आ जाते हैं जी नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब 1990 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें IMF के पास जाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ के जो रुफ़का होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो कहते हैं भाई IMF के पास ना जाओ, पहले ही बहुत ज़्यादा कर्जा ले चुके हो। तो नवाज शरीफ साहब कहते हैं चलो ठीक है, IMF को रिजेक्ट कर देते हैं, हम जाते हैं सऊदी अरेबिया के पास, भाई हमें पैसे दो। तो फिर हमें सऊदी अरेबिया से भी पैसे मिलते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। फिर पाकिस्तान की 1993 में बेनज़ीर भुट्टो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। ठीक है, वो दोबारा पावर में आ जाती है, वो दोबारा IMF के पास जाती है। फिर IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है जो कि 16 सितंबर 1993 को होता है। हमें 88 मिलियन डॉलर मिलते हैं जी। फिर IMF का एक और प्रोग्राम है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, यानी कि जो मिला हुआ है उसमें एक्सटेंशन करवा लेना, भाई ज़्यादा दो। मिसाल के तौर पे आप अपने अब्बा जी से 10 रुपये लेते हो और साथ ही आप कह देते हो 5 और दे दें ये भी आ जाएगा, 5 देता हो नहीं 5 और दे दें ये भी आ जाएगा। इसी तरह बेनज़ीर की गवर्नमेंट को 88 मिलियन डॉलर मिले और उसने कहा जी एक दफ़ा तो ले लियो, और उन्होंने कहा जी ये हमारे लिए नाकाफ़ी है, आप हमें और दो। तो फिर हमें 123 मिलियन डॉलर मिलते हैं। बेनज़ीर की हुकूमत कहती है भाई, वो यूज़ करने के बाद वो कहते हैं ये भी नाकाफ़ी है। फिर वो 172 मिलियन डॉलर और दे देते हैं, जो कि 22 फरवरी 1994 में मिलते हैं। 22 फेब 1994 में हमें मिलते हैं IMF से। जो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो IMF का अदारा खुद क्लेम करता है या दुनिया का जो रिकॉर्ड है उसमें यह है कि बेनज़ीर की जो गवर्नमेंट थी वो सबसे ज़्यादा करप्ट गवर्नमेंट समझी जाती थी, क्योंकि इन्होंने आपके सामने देख लें कि एक ही दौरे हुकूमत में 3 से 4 दफ़ा ले लिया, जबकि नवाज शरीफ साहब ने तब नहीं लिया। 1988 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तब बेनज़ीर गवर्नमेंट 2 दफ़ा पावर में आई, और दोनों दफ़ा पावर में आके इन्होंने 5 या 6 साल की गवर्नमेंट की, और पता नहीं कितनी दफ़ा ये IMF के पास गए, ठीक है। तो पाकिस्तान को फिर 1995 में जो बेनज़ीर की गवर्नमेंट है वो दोबारा जाती है 13 दिसंबर 1995 के अंदर। तब पाकिस्तान को 294 मिलियन डॉलर मिलते हैं जी, ताकि अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके। देन आपको पता है 1997 में नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं पावर में। बेनज़ीर की गवर्नमेंट को करप्शन के एलिगेशंस वगैरह लगा के ख़त्म कर दिया जाता है। शरीफ गवर्नमेंट जो होती है वो दोबारा IMF के पास जाती है और कहती है भाई हमें अर्जेंट बेसिस पे क्या चाहिए, लोन चाहिए। अब ये पहली दफ़ा है कि नून लीग या PMLN या नवाज शरीफ साहब या शरीफ गवर्नमेंट जो है वो पहली दफ़ा IMF के पास गई है, क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट आई लेकिन उन्होंने सऊदी अरेबिया से एडजस्टमेंट ले ली, अपने मामला ठीक कर लिए। लेकिन 1997 में नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा, नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है पहली दफ़ा IMF के पास गई कि भाई हमें लोन दे दो, और साथ ये भी कह दिया कि भाई अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, ठीक है। तो तब पाकिस्तान को 265 मिलियन डॉलर मिले। और फिर अगर 20 अक्टूबर 1997 की बात करें तो पाकिस्तान को 113 मिलियन डॉलर और भी मिले, जो कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का हिस्सा थे। उसके बाद 2008 की बात आ जाती है। आप देख लें कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं उन्होंने गवर्नमेंट को किस तरह से संभाला हुआ था। उनकी गवर्नमेंट में IMF से 1 रुपये भी नहीं मिला हमें, और ना हमने मांगा। कंट्री को उन्होंने 10 साल चलाया या 8 साल चलाया। तो देख लें, फिर 2008 में फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 7.6 बिलियन
लोन लेते हैं डॉलर में, ठीक है। अब पहले मिलियन की बात आ रही थी, अब बिलियन में चलेंगे हम, ठीक है। फिर 2018 में या 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान है वो कहते हैं जी हम IMF से लोन नहीं लेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। जैसे उन्होंने अपनी सियासत के नारे लगाए या चमकाए, उन्होंने सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना, उन्होंने कहा जी हमें इन जैसे कंट्रीज से पैसे ले लेने चाहिए, IMF से नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये तीनों कंट्रीज कितने ज़्यादा दे देंगे, जितने IMF दे सकता है ये तीनों कंट्रीज तो नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद भी 2019 में फिर जब ये हार गए कि भाई अब जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो बेहतर नहीं हो रही, तो देन उन्हें IMF के पास जाना ही पड़ा। फिर हमें IMF से $1 बिलियन मिला, और ये पहली दफ़ा $1 बिलियन, पहले तो वो कंडीशंस लगाता रहता था अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि IMF ने इतनी ज़्यादा कंडीशंस रख दी कि भाई या तो ये लोन लेंगे या कंडीशंस मानेंगे। यानी कि अगर हमारी कंडीशंस मान जाते हैं देन ही हम लोन देंगे। तो जो PTI की गवर्नमेंट थी इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो फिर उन्होंने क्या कहा जी चलो ठीक है हम ले लेते हैं। तो उन्होंने कंडीशंस में ये कहा जी, आपको पता है कि PTI की गवर्नमेंट ही वो गवर्नमेंट है जहाँ से महंगाई का स्टार्ट होता है। तो पाकिस्तान को कंडीशन बेस्ड लोन मिलता है, जो कि एनर्जी में जो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी है उसका पर यूनिट की वैल्यू बढ़ा दी जाती है, जो सब्सिडी है वो ख़त्म कर दी जाती है, पाकिस्तान के अंदर टैक्स की जो मिकदार है, जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी है उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। इसके अलावा बजट में एडजस्टमेंट की जाती है कि जो एजुकेशन का बजट है, जो हमारा हॉस्पिटैलिटी का बजट है उसको कम कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको लोन मिलेगा। तो और PTI की गवर्नमेंट करने पे मजबूर होती है, वो करती है, देन इन्हें $1 बिलियन मिल जाता है। और ये हम 22 टाइम हमने ये लोन लिया था लास्ट टाइम PTI की गवर्नमेंट की। नेक्स्ट हमारे पास है जी हाउ टू से गुड बाय टू IMF। IMF को खुदा हाफिज़ किस तरह कहा जा सकता है। पाकिस्तान IMF से किस तरह से छुटकारा पा सकता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं IMF पाकिस्तान से किस तरह छुटकारा पा सकती है, ठीक है। तो किसी भी एंगल से देखें सवाल एक ही है, ठीक है। इन इजी वर्ड्स ये है कि पाकिस्तान IMF से किस तरह से छुटकारा पा के अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकता है जी। क्योंकि IMF लोन बेस है, और लोन जब आपको पता है पैसे लेने के बाद आपको उसका इंटरेस्ट ऊपर दे के फिर ही वापस करने पड़ते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और डिस्ट्रॉय होती जाएगी। अच्छा, ये जो आंसर है ना, मैंने डॉन न्यूज़पेपर का जो IMF से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा हुआ था उसका लास्ट पैराग्राफ उठाया है, जो कि वो कंक्लूजन पॉइंट है या उसका कंक्लूडेड पॉइंट है। वो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं जी। वो कहते हैं कि हमारे पास भी IMF के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि कोई और कंट्री है ही नहीं जो हमें इतना लोन दे सके जितना IMF देती है। तो हमें क्या चाहिए कि IMF से एक दफ़ा आखिरी दफ़ा लोन लेके अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनानी चाहिए। डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने से क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर एक तो वर्किंग में आ जाएगा और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। उस प्रोडक्शन से हम इतने पैसे कमाएं कि हम IMF को रिटर्न करें, यानी कि जो लिए हुए वो वापस करें, अगेन से दोबारा ना ले सकें। और IMF जो कंडीशंस लगाती है, पेनफुल कंडीशंस हैं, उनको एक्सेप्ट करें, उनको माने, IMF से लोन लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत को बेहतर करें। इकोनॉमी हालत को बेहतर करने के बाद डोमेस्टिक इंडस्ट्री कहते हैं पाकिस्तान के अंदर लगाई गई इंडस्ट्री, वो लगाएं, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हमारी प्रोडक्शन होगी, उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी हालत है वो बेहतर हो सके। फिर हो सकता है कि हम IMF को गुड बाय कह सकें। लेकिन आपको पता है कि ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जितने भी IMF से मिलते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद में ही डिवाइड कर लेती हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन पाकिस्तान। देन देखते हैं मिफ्ता इस्माइल एंड IMF। मिफ्ता इस्माइल जो कि पाकिस्तान के साबका फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, जैसे ही PTI की गवर्नमेंट 2020 में ये 22 में ख़त्म हुई थी, यानी कि अदम एतमाद की तहरीक के बाद फिर नून लीग की गवर्नमेंट आती है, तो नून लीग इसे फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है, तब की बात है, कहते हैं ख़त्म नहीं हो सकता, यानी कि पाकिस्तान अनकरीब क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट रिस्क से बचाने के लिए एक ही हल है, वो IMF है। और हमें क्या चाहिए, IMF के साथ टेबल पे बैठ के बातचीत करनी चाहिए। और मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जब IMF पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठेगा, हम उसे कन्विंस करेंगे,
वो हम पे ट्रस्ट करेगा। जब आईएमएफ ट्रस्ट करके हमें पैसे देगा तो दूसरे जो वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये पाकिस्तान को पैसा देंगे, लोन देंगे। ये सारी बातें मिफ्ता इस्माइल ने शाहजेब खानज़ादा जो कि जियो न्यूज़ के एंकर हैं, उनका एक लाइव शो चलता है रात 10 बजे के करीब, ठीक है, उसी शो में उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा जी अगर आईएमएफ हम आईएमएफ से कनेक्शन को ब्रेक कर लेते हैं या आईएमएफ हमारी कंडीशंस नहीं मानता या टेबल पे नहीं बैठता तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से कोई भी नहीं बचा सकता। चूँकि पाकिस्तान जो है उसने आईएमएफ का स्ट्रक्चरल प्रोग्राम को चूज़ किया हुआ है, मतलब कि वो थोड़े थोड़े पैसे देता है, तो पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ $6 बिलियन का एक मुआहिदा हुआ था जो कि पीटीआई की गवर्नमेंट में हुआ था, जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ, जो कि 22वीं दफ़ा हमें लोन मिला था। उसमें $1 बिलियन आईएमएफ ने दे दिया था। उसके बाद आईएमएफ ने कहा कि भाई हमारी और कंडीशंस हैं वो मानो, तो देन हम आपको $1.18 बिलियन और भी दे देंगे, जो कि आप कह लें कि उनकी जो रिकमेंडेशंस थी, उनका जो 9th रिव्यू था वो अभी पेंडिंग है, यानी कि मिफ्ता इस्माइल के दौर में पेंडिंग था। आगे जाके देखते हैं इसाक साहब कहते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है। हमारे लेक्चर की आखिरी स्लाइड और डार साहब, इसाक डार आपको पता है कि इनके सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे रिलेशन हैं। इसके अलावा ये फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से दुनिया भर में जाने जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, ठीक है। खैर अच्छा काम जो भी है, लेकिन ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर की जो सीट है इन्हीं पे जचती है। तो इसाक डार साहब कहते हैं जी जो हमारी आईएमएफ के साथ जो 9th रिव्यू पे बातचीत चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। जो आईएमएफ है वो 2023 में जून में हमें पेमेंट दे देगी, ऐसा कहना है इसाक डार का। और ये आप सीएसएस के जो पेपर आप अगर करंट अफेयर का दें या पाकिस्तान अफेयर का दें या आप एसए के पेपर में आ जाए तो आप उसको मिफ्ता इस्माइल और डार साहब की इन बातों को आप करंट सिनेरियो में लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखी हुई है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, आप मुझसे बात कर सकते हैं, किसी और लेक्चर के हवाले से हो या इसी लेक्चर के हवाले से हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।